तो मूवी की शुरुआत होती है एक सुकून भरे खामोश से घर से, जिसके एटिक में हम पीटर नाम के एक आदमी को एक पुराना रेडियो ठीक करता हुआ देखते हैं। उसकी वाइफ उसे एटिक में आकर कहती है खाना तैयार है, 15 मिनट में ये काम छोड़कर नीचे आ जाइएगा। पीटर हाँ में सर हिलाते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाता है और जैसे ही उस रेडियो को ठीक करके प्ले करता है तो एकदम से उसके घर की घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। रेडियो के अंदर से उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही थी चुप रहो। डरकर पीटर रेडियो को बंद कर देता है और जब दोबारा चलाता है तो उसे एक औरत का साया एटिक में खड़ा हुआ दिखाई देता है और रेडियो के दोबारा बंद करने पर वो गायब भी हो जाता है। अगली मर्तबा जैसे ही पीटर रेडियो ऑन करता है तो वो दोबारा औरत भागती हुई पीटर की तरफ आती है और जोर से चिल्लाती है कि चुप रहो। डरकर पीटर दोबारा रेडियो को बंद कर देता है। ये चेक करने के लिए कि ये सब हो क्या रहा है, पीटर एक और मर्तबा रेडियो ऑन करता है और इस मर्तबा वो औरत खुद रेडियो बंद कर देती है। डरते हुए वो पीछे की तरफ चल रहा था तो उसके पांव से एक खिलौना टकरा जाता है। यहाँ पर शोर होता है और एक आदमी की सोल आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। पीटर की वाइफ भी पीटर को देखने के लिए ऊपर की तरफ आती है और बस फिर हमें उसकी चीख की आवाज ही सुनाई देती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम पीटर की बेटी एमा को देखते हैं। वो एक बहुत अच्छी सिंगर थी और अपना ऑडिशन देने आई हुई थी, लेकिन अपनी घबराहट की वजह से वो ऑडिशन में कुछ भी गा नहीं पाती और यहाँ से चली जाती है। घर वापस लौटते ही एमा का फ्रेंड उसे मुबारकबाद देता है उसके ऑडिशन के लिए, पर एमा उदास होकर उसे बताती है कि इस मर्तबा फिर मैं अपनी घबराहट में ऑडिशन छोड़ आई हूँ। उसका फ्रेंड सेबा उसे हौसला देने लगा था और इतनी ही देर में एमा को उसकी मॉम की कॉल भी आ गई जो इस टाइम बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। बिना कुछ सोचे समझे एमा सेबा के साथ अपने शहर वापस आ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनके जिस्म पे बहुत सारे चोटों के निशान थे। इतनी ही देर में डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और एमा को अकेले में मिलने को कहती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे डैड सीढ़ियों से गिरे थे जिसकी वजह से उनके दिमाग में चोट आई है, दिमाग में ब्लड क्लॉट बन गया है, इसकी वजह से उनकी हालत खतरे में है। वो आईसीयू में एडमिट हैं और साथ ही उनकी कई पसलियां और हड्डियां भी टूट गई हैं। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि एमा की मॉम के पूरे जिस्म पर भी चोटों के निशान हैं और इससे डॉक्टर्स को ये लग रहा है कि एमा के डैड ने एमा की मॉम को टॉर्चर किया है और इस सारे वाक्य के दौरान एमा की मॉम ने एमा के डैड को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया है। इसी वजह से अब एमा की मॉम को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा था। एमा अपनी मॉम को हौसला देती है और कहती है कि डैड की हालत अब बेहतर है, आज रात आप भी हॉस्पिटल में रहें, कल को मैं आपको घर ले जाऊंगी। घर का नाम सुनते ही एमा की मॉम घबरा गई थी। वो उसे कहती है घर मत जाना। वो उसे ये भी बता देती हैं कि पीटर ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पीटर के अंदर तुम्हारे डैड नहीं थे, उनकी सोल को किसी और ही चीज ने पोजेस किया हुआ था। एमा को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एमा की मॉम को डरा हुआ देखकर ज़ेबा एमा से कहता है कि हम होटल बुक कर लेते हैं, पर एमा कहती है नहीं, हम अपने घर ही जाएंगे। मैं चेक करना चाहती हूँ कि वहाँ पर ऐसा है क्या जो मॉम इतना घबरा रही हैं। घर आकर वो अपने फ्रेंड को अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाती है और बताती है कि बचपन से मैं यहीं पर गाती आई हूँ और यहीं पर मैंने अपने डैड के साथ अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। जिसके बाद वो ज़ेबा को एटिक में ले जाती है जो उसके डैड की सीक्रेट जगह थी। उनकी हॉबी थी पुरानी चीजें कलेक्ट करके उन्हें ठीक करना, जो काम वो यहाँ पर किया करते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए एमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो ज़ेबा से कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डैड भी मेरी मॉम को मार सकते हैं। ज़ेबा उसे हौसला देते हुए कहता है जरूर ये सब कोई गलत फहमी है और जल्दी ही दूर हो जाएगी। ये कहकर वो नीचे डिनर बनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद वहाँ का टाइपराइटर खुद चलने लगता है और उस पर हेल्प लिखा हुआ आ जाता है। अब ज़ेबा भी घबरा कर एमा को बुलाता है और ये लोग देखते हैं कि उनके घर में मौजूद हर खाने पीने की चीज खराब हो चुकी है। एमा को लगा था कि शायद उनकी मोम ने काफी अर्सा पहले ये चीजें खरीदी होंगी। अब ज़ेबा खाना लेने के लिए चला जाता है तो एमा रिकॉर्डिंग सुनने लग जाती है। एकदम से उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। घर का टाइम पहले की तरह ही रुक जाता है और घर सन्नाटे में डूब जाता है। ऊपर पड़ा वो रेडियो चलने लग जाता है और यहाँ एमा के लगाए हुए हेडफोन्स के अंदर आवाज आती है चुप रहो, वो आ रहा है। एमा हेडफोन्स उतार देती है तो उसे रेडियो की आवाज आती है जिसे जब वो एटिक में जाकर बंद करने ही वाली थी तो उससे पहले ही एक औरत के सोल ने उस रेडियो को बंद कर दिया और एमा बुरी तरह डर गई। एमा कंफ्यूज होकर जैसे ही वो रेडियो ऑन करती है तो उसे दोबारा उस औरत का साया पहले की तरह ही कमरे में खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही एमा रेडियो बंद करती है वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। एमा दोबारा से रेडियो ऑन करती है और इस मर्तबा उस औरत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो उस रेडियो को बंद कर देती है। डरते हुए एमा जब नीचे आई तो उसने देखा कि ज़ेबा उसे कॉल कर रहा था। इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करती उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। उसका लैंडलाइन अब रिंग करने लगा था
वो डर गई, उसे औरत की आवाज याद आई, शोर मत करो, वो सुन सकता है। इसीलिए उसने फौरन लैंडलाइन को भी उठाकर साइड पर रख दिया। ऐसा करते ही उसके सामने एक आदमी की सोल आ गई, जिसने उसे गले से पकड़ लिया। फिर अगले ही सेकंड उसे छोड़ भी दिया और घर के सभी खिड़कियां दरवाजे उस सोल ने बंद कर दिए। एमा घबराते हुए एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और तभी वो देखती है कि टाइपराइटर दोबारा चलने लगा था, जिसके ऊपर हेल्प लिखा हुआ आ रहा था। एमा समझ गई कि कोई उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी उस टाइपराइटर को दोबारा से स्टार्ट करके। इससे पहले कि टाइपराइटर पर लिखकर कोई सवाल करती, आदमी की सोल उस टाइपराइटर को ही उठाकर फेंक देती है और तभी एमा को यहाँ पर भागती हुई एक औरत और एक बच्ची की सोल दिखाई देती है। एमा घबराकर ऊपर एटिक में आ जाती है और एटिक की विंडो खोलने की कोशिश करती है। इस दौरान उसका पाँव भी दोबारा एक खिलौने से टकरा जाता है और यहाँ का रेडियो भी ऑन हो जाता है। एमा अपनी आंखों से देखती है कि एक बच्ची की सोल आकर जल्दी से ये रेडियो बंद कर भाग जाती है। ये सब क्या चल रहा था ये जानने के लिए एमा दोबारा जब रेडियो ऑन करती है तो उसे दोबारा उस लड़की और बच्चे की सोल दिखाई देती है, जो दोनों मिलकर उसे रेडियो बंद करने को कह रहे थे। लेकिन उससे पहले ही आदमी की सोल आकर एमा के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। एमा के बेहोश होते ही उस औरत ने रेडियो बंद कर दिया था। एमा के होश आते ही वो घबरा कर नीचे जाती है और अपना फोन लेकर अपने आप को स्टूडियो में बंद कर देती है। फोन चार्ज होने के बाद वो सबसे पहले ज़ेबा को मैसेज करने की कोशिश करती है, पर स्टूडियो के अंदर सिग्नल्स नहीं थे। देखने को मिला कि ज़ेबा भी घर के बाहर खड़ा हुआ जोर जोर से एमा को ही आवाजें लगा रहा था। अब वो डरते हुए स्टूडियो से बाहर निकलती है और ज़ेबा को कॉल करने की कोशिश करती है, पर ज़ेबा की फोन की आवाज उसे घर में से ही सुनाई देती है। बाहर निकलकर वो देखती है कि ज़ेबा इस टाइम लॉन्ड्री में था और अपना सर पकड़े हुए था। वो बेसमेंट के पिछले दरवाजे से मुश्किल से घर के अंदर आया था और घर में आते ही उसके सर में दर्द होने लगा था। एमा इशारे से उसे खामोश रहने को कहती है और उठाकर उसे रूम में ले आती है। एक कॉपी पे लिखकर घबराई हुई एमा उसे बताती है कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई है। वो ज़ेबा से पूछती है, क्या तुमने कुछ देखा? ज़ेबा उसे कहता है, पता नहीं। उसका आंसर ज़ेबा को अजीब तो लग रहा था, पर उसे वो फिर भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ले गई। अपनी रिकॉर्डिंग से उसने उन्हें औरतों की आवाज़ें सुनाने की जब ज़ेबा को कोशिश की तो ज़ेबा को कुछ सुनाई नहीं दिया, पर एमा को तो वो आवाज़ें अभी भी आ रही थी। इस मर्तबा उस आवाज़ में एक दूसरी आवाज़ भी थी कि वो इधर ही है। कि सुनते ही एमा घबरा जाती है और जैसे ही पीछे देखती है तो ज़ेबा गायब हो चुका था वहाँ से। वो बाहर आई तो ज़ेबा लिविंग रूम में था और अजीब क्रीपी तरीके से रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। इसी चेयर के पीछे उसे वो औरत भी नजर आती है जो उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए गायब हो जाते हैं। अब एमा जब ज़ेबा के पास जाती है तो ज़ेबा की एक आंख हम सफेद हुई दिखती है, जिसका मतलब था कि ज़ेबा को भी उस आदमी की सोल ने पोजेस कर लिया था। और अब ज़ेबा एमा के ऊपर हमला करने लगता है, उसका गला दबाने लगता है तो ज़ेबा उसके जिस्म पर टांग मारकर अपने आप को छुड़वा लेती है। डरते हुए एमा अब एटिक में आ गई थी। उसके एटिक में आते ही दोबारा रेडियो चल जाता है और एक लड़की आकर एमा को धक्का दे देती है और उसके गिरने पर वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाती है। दूसरी दुनिया का एक घर बिल्कुल उन्हीं के घर जैसा था। असल में वो बच्ची वियन दिखा रही थी एमा को अपनी पुरानी लाइफ का। उसकी मॉम उसे चुप रहने को कह रही थी क्योंकि अभी कुछ देर बाद उसके डैड घर आने वाले थे, जिनको उन दोनों की आवाज़ें पसंद नहीं थी। जंग में उनकी एक आंख भी जाया हो गई थी, इसी वजह से अब वो हमेशा गुस्से में रहते थे। इसी वियन में अब वो आदमी भी आ जाता है, जिससे डरते हुए वो औरत खाना सर्व करने लग जाती है। लेकिन वो डर से इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई, जिसकी आवाज से उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने इसकी सजा में जोर से अपनी वाइफ को मारा। वो बच्ची जो ये सब देख रही थी, डरते हुए वो जब पीछे हुई तो उसके हाथ से वो रेडियो गिर गया, जो रेडियो इस टाइम एमा के घर पर था। रेडियो के चलते ही उस आदमी का गुस्सा बढ़ने लगा। उस बच्ची ने रेडियो को बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। इस गुस्से में उस आदमी ने अपनी वाइफ का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश की, जिसे बचाने के चक्कर में जब उसकी बेटी उसके सामने आई तब तक उसकी मॉम मर चुकी थी। बच्ची ने भी एक छुरी उसके दिल में स्टैब कर दी थी और इस दौरान उस आदमी ने अपनी बेटी का गला पकड़ा हुआ था और मरने से पहले वो अपनी बेटी को मार कर मरता है। और ये सब देखते हुए एमा जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लग जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एमा अपनी वियन से बाहर आ गई थी, जहाँ पर पोजेस हुआ ज़ेबा उसके ऊपर हमला कर चुका था। पास पड़ा एक खिलौना उठाकर उसके सर में मारती है और अपनी जान बचाकर स्टूडियो में चली जाती है। ज़ेबा भी उसके पीछे जब स्टूडियो आता है तो एमा जल्दी से स्टूडियो से निकलकर उस स्टूडियो को लॉक कर देती है और दूसरे रूम में खड़े होकर स्टूडियो के अंदर गाने बजाने लगती है, ताकि ज़ेबा के अंदर मौजूद उस आदमी की सोल को तंग कर सके। अपने आप को बचाने के लिए एमा ने दोबारा अपने आप को आकर ऊपर एटिक में बंद कर दिया था और आने से पहले उसने घर की सारे अप्लायंसेस भी ऑन कर दिए थे, ताकि उनकी आवाज़ों से घर में शोर बना रहे। ज़ेबा जो उन आवाज़ों से बुरी तरह तंग आ चुका था, वो स्टूडियो में लगे सारे ही स्पीकर्स तोड़कर स्टूडियो के बाहर आ जाता है।
यहाँ तक कि एटिक के अंदर भी आ जाता है। एमा अभी भी ज़ेबा को तंग कर रही थी और ज़ेबा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। इससे पहले कि वो आदमी ज़ेबा की बॉडी को छोड़ देता, घर की लाइट चली जाती है और घर में एक और मर्तबा सन्नाटा छा जाता है। वो आदमी अब दोबारा एमा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि खुद ब खुद यहाँ पर रेडियो चल जाता है और रेडियो के अंदर से उस आदमी की वाइफ और बेटे की आवाज़ें आने लगती हैं और इन आवाज़ों से वो आदमी इतना ज़्यादा तड़प जाता है कि एमा के ऊपर हमला करने को भूलकर वहीं पर बैठ जाता है। और एमा समझ जाती है कि ये आदमी दुनिया के सारे शोर से कहीं ज़्यादा अपनी बेटी और अपनी बीवी के शोर से नफरत करता है, उनकी आवाज़ों से नफरत करता है। इसी दौरान अब वो लड़की और बच्ची भी एमा के सामने आ जाती हैं और एमा का हाथ पकड़ लेती हैं। वो दोनों इतनी ज़ोर से चिल्लाती हैं कि आदमी तड़प जाता है। इनको देखते हुए एमा भी इनके साथ ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि ये पूरा घर शोर से गूंज उठता है, हिलने लग जाता है। इस शोर से तंग आकर आखिर वो आदमी ज़ेबा की बॉडी को भी छोड़कर बाहर निकल आता है और इस शोर से तंग आकर यहाँ से चला जाता है। उसके यहाँ से जाते ही उसकी वाइफ और बेटे की भी सोल्स यहाँ से गायब हो चुकी थी। एमा समझ गई थी कि उनकी सोल्स भी अब अपनी असली जगह पर पहुंच गई हैं, यानी हेवन में चली गई हैं, जहां पर उन्हें होना चाहिए था। ज़ेबा भी अब वापस ठीक हो गया था और अब एमा उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन गुजरते हैं, घर का माहौल ठीक हो जाता है। एमा के मॉम डैड भी ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं और ये लोग कुछ दिन एंजॉय करते हैं। और इस दौरान एमा की मॉम एमा से कहती हैं, उस दिन जिसने मुझे मारा वो तुम्हारे डैड नहीं थे। एमा उन्हें तसल्ली देती है कि मैं जानती हूँ, मैंने देखा था कि वो कोई और है। ये कहकर वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है और कुछ दिन बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं अपने घर वापस। एमा ने उस रेडियो को भी अपने घर से बाहर फेंक दिया था। इस रेडियो को कोई और लड़का उठाकर एक एंटीक शॉप में बेच देता है। इस एंटीक शॉप में इस रेडियो की तरह और भी पुरानी चीजें थी। कुछ ही देर में एक लड़की भी इस एंटीक शॉप को विजिट करने के लिए आती है। वो यहाँ पर रखे हुए एक पोर्ट्रेट की पिक्चर लेती है तो वो पोर्ट्रेट उस लड़की को ही अपने अंदर खींच लेता है। इसके साथ ये मूवी इस सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा।